नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है उसकी डिटेल्स। ठीक है, उसमें हम समझेंगे कि कैसे वो हमारे लिए मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी हेल्प कर सकती है अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या उसके अलावा अगर हम ध्यान दें थोड़ा तो ये जो बुक है ये बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्लास 12th की है नो डाउट। और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी जाती हैं उनमें अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको अंडरस्टैंड करना है तो उस केस में ये बुक बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखती है। ठीक है, तो बुक का नाम आपने देख ही लिया होगा, ऊपर लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका इम्पैक्ट आज भी वर्ल्ड ओवर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ आते हैं उन पर असर देखने को मिलता है। चाहे आज के टाइम पर रशिया ने जब से यूक्रेन पे अटैक किया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहे हैं, पर जब हमने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया था तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा जिसमें हमने ये बात की थी कि रशिया और यूक्रेन दोनों पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। ओके, और 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में रशिया ने यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू किया, पर यह भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन बन जाता है कि रशिया ने लेगेसी कंटिन्यू की तो ये चीज़ भी इंश्योर करवाई कि कल को ने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने आप को एक्सटेंड करता हुआ रशिया तक ना पहुँचे, रशियन सिक्योरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं पहुँचाया जाएगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पर हम फोकस करें तो यूक्रेन जो है, मैं आपको मैप बताऊँगा। ठीक है, अब उस मैप में हम समझेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन ने रशिया को एक तरीके से इंस्टिगेट करने का काम किया है। वो बात ठीक है कि हर एक कंट्री सॉवरन है, अपने हिसाब से अपने खुद के पार्टनर्स, कहते हैं ना फ्रेंड्स एंड फोज, वो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस से डिसाइड कर सकते हो। पर यहाँ पर पॉइंट है कि फ्रेंड्स एंड फोज आपने जो बनाए तो वो आपके पड़ोसी को कितना परेशान कर सकते हैं, और उसी के रेपरकशन आज यूक्रेन है वो झेल रहा है। खैर, मुद्दा हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। कोल्ड वॉर एक तरीके का ऐसा बैटल या ऐसा वॉर जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स जो हैं वो एक दूसरे पे हथियार नहीं उठाएंगी, बस एक कंपटीशन चलेगा म्यूचुअल बेसिस पे कि हाँ तुमने इतने अच्छे वेपन तैयार किए हैं तो आपका दुश्मन भी उसी के अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस, अपनी तैयारियां, अपनी प्रिपरेशन करेगा। जैसे यूएसए ने अपनी इन्फ्लुएंस को राइज करने के लिए नेटो स्टैब्लिश किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की लीडरशिप में हुआ। नो डाउट उसमें बाकी यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका भी इंटरेस्ट था, पर यूएसए का मेन टारगेट ये था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और लिबरल कैपिटलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूएसए ने अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करने की एफर्ट की। दूसरी तरफ उसी चीज को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडियाज को प्रमोट करने की कोशिश की। तो ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हर एक एस्पेक्ट में देखने को मिलता था। जैसे स्पेस में किसने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए, पता पड़ा कि कल यूएस ने लॉन्च किया तो आज यूएसएसआर लॉन्च कर गया। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन था। मिलिट्री वाइज देखा जाए तो इन्होंने इतने मिसाइल्स डेवलप की, हम खुद देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई थी, तब जा करके इन्होंने कंट्रोल किया था कि भाई हम तो ऐसे कंपटीशन करते रहेंगे तो हमारे रिसोर्सेज तो केवल और केवल कंपटीशन में बर्बाद हो जाएंगे। तो वो जो सिनेरियोज थे उन सिनेरियोज में एक सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर इम्पैक्ट, कोल्ड वॉर में ही, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। होता क्या है, क्यूबा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैप थोड़ा क्रूड है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये है नॉर्दर्न अमेरिका, ये है सदर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में ये यूएसए के पास में यहाँ पर ये क्यूबा है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट चल रही थी। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, फिदेल कास्ट्रो। और फिदेल कास्ट्रो जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलने वाला बंदा था। ठीक है, और हर तरीके से यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था। बेसिकली आपको पहले हम ये समझ लें कि क्या कम्युनिज्म होता है, क्या सोशलिज्म होता है, क्या डेमोक्रेसी होती है और क्या कैपिटलिज्म होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो कम्युनिज्म मतलब कम्युनिटी का मतलब एक लोगों का जो ग्रुप है वो अपने हाथ में रूल लेगा। ठीक है, और वो रूल किसके लिए करेगा, जनता के लिए। वो बात अलग है कि वो रूल करते करते इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपनी बात को मनवाने के लिए। जैसे कि आज चाइना में चल रहा है, कम्युनिस्ट रिजीम है, नाम के इलेक्शंस होते हैं, पर वहां पर एक्चुअल में पावर किसके हाथ में है, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में।
ये तो एक पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट का मैकेनिज्म है। दूसरा, अगर सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म बेसिकली वो इकोनॉमिकल सेटलमेंट होता है जिसमें अगर आप ध्यान दो तो मोटा मोटा हम ये देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो गवर्नमेंट करे। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर की जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो काम करे। अब गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, बस वहां पर पब्लिक का नाम लेकर के पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर वो काम करे। मोटा मोटा अगर आप समझो तो ये हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम डिवीजन देखें, ये तो आइडिया किसका हो गया, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वाला यूएसएसआर का आइडिया। और दूसरी तरफ अगर आप नजर डालो तो आप देखोगे कि यूएसए ने जो आइडियोलॉजी अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश की वो थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इलेक्शंस होने होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अगर एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा नहीं किया तो आप अगले इलेक्शंस में उनको हरवा करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप जिता दोगे। तो वो जो चीज़ होती है वो हो गई डेमोक्रेसी। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है। दूसरा आ गया लिबरल कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अलाउ करते हो, कंपटीशन काम करता है, मार्केट में जो सप्लाई डिमांड ये जो सिस्टम है वो काम करता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आ गया, ठीक है। तभी आज आप देखो यूएसए के कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड ओवर बिकते हैं, इंडिया, इवन इंडिया में भी आप जानते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये दो आइडियोलॉजीज में एक तरीके से दो बड़े पावर्स डिवाइडेड थी। ये दो बड़ी पावर्स ही क्यों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ था तो उस टाइम पर ये दो ही सुपर पावर इमर्ज होकर आई थी, ठीक है। अब इनके बीच में कंपटीशन किस बात को लेकर के चल रहा था कि भाई हमारे में से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है, किसके पास ज़्यादा दोस्त हैं, ठीक है, किसके पास में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसके पास में ज़्यादा मिलिट्री पावर है, किसके पास में ज़्यादा सैटेलाइट है। ये कॉन्फ्लिक्ट चल गया। टारगेट था दुनिया पर अपना दबदबा बनाना, ठीक है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना। तो इस कंपटीशन को ही कोल्ड वॉर बोला गया था, ठीक है, या बोला गया है। तो ऐसे में आप देखो क्यूबा पे इन्फ्लुएंस किसका था, मैंने अभी बताया फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट थी। तो यहां पर रिजीम चल रहा था किसका, फिदेल कास्ट्रो का, और वो था एक कम्युनिस्ट, ओके। और कम्युनिस्ट था, इसका मतलब ये किसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, यूएसएसआर। अब आपको पता ही है कि यूएसए के पास में लोकेटेड है क्यूबा और यहां पर इन्फ्लुएंस किसका है, यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर ने यह डिसाइड किया कि क्यूबा को एक कंप्लीट मिलिट्री बेस में कन्वर्ट क्यों ना कर दिया जाए। अगर कंप्लीट मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका क्या बेनिफिट है वो हम समझते हैं। हां, तो यूएसएसआर यहां पर क्यूबा में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था या मिसाइल बेस क्रिएट करना चाहता था कि कल को ना अगर यूएसए से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएसए को यहीं की यहीं पे संभाल लेंगे, ठीक है, यहीं की यहीं पे टैकल कर लेंगे। अब यहां पर अगर कोई मिसाइल डिप्लॉय की जाए यूएसएसआर के द्वारा जो कि यूएसए का बिल्कुल कट्टर विरोधी है, तो उस केस में यूएसए ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं। वो जो ऑब्जेक्शन था उस ऑब्जेक्शन को लेकर के यूएसए ने ये बोल दिया कि हम क्यूबा पे अटैक करने वाले हैं। अब ये बात जब अनाउंस हुई कि वो क्यूबा पर अटैक होने वाला है, इतने में यूएसएसआर ने अपनी सबमरीन्स, अपने मिलिट्री पर्सनल्स को बोल दिया कि भैया रेडी हो जाओ, कभी भी लड़ाई हो सकती है और यूएसए की तरफ से कोई अटैक हो तो हमें कोई बख्शीश नहीं करनी है। अब ऐसे में क्या हो गया कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे निकिता क्रुश्चेव, दूसरी तरफ यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और यहां पर क्यूबा में कौन थे, फिदेल कास्ट्रो। अब यहां पर क्यूबा में तो यूएसएसआर अपना बेस बनाना चाहता है और क्यूबा में अगर यूएसएसआर अपना मिलिट्री बेस या फिर आपको मिसाइल बेस बनाना चाहे तो उसको लेकर के यूएसए की सिक्योरिटी अंडर थ्रेट। तो ऐसे में यूएसए ने डिसाइड किया कि क्यूबा को हमें कैसे भी करके मिलिट्री बेस में या मिसाइल बेस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। अच्छा, क्यूबा ने ये अलाउ क्यों किया, ये सवाल भी है कि क्यूबा ने क्यों अलाउ किया यूएसएसआर को कि भाई आप यहां पर आकर के मिलिट्री बेस तैयार करो या मिसाइल बेस तैयार करो। तो इसका पॉइंट ये था कि क्यूबा को डर ये था कि यूएसए कभी भी क्यूबा को प्रेशराइज करके एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट करवा सकता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फिदेल कास्ट्रो की थी, उसको कभी भी खत्म करने के लिए प्रेशराइज कर सकता है। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो चीज़ अलाउ कर दी। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि यहां पर मिसाइलें रेडी हैं, यहां पर यूएसए खुद एक न्यूक्लियर पावर, और दोनों के बीच में टेंशंस हो गई राइजिस क्यूबा के इशू को लेकर के। ये टाइम है 1962 का, ठीक है। और उस टाइम पर थोड़ी सी एस्केलेशन भी अगर बढ़ जाती तो हो सकता था कि ये कोल्ड वॉर जो था, ठीक है, ये एक हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता। पर वहां पर एक कहते हैं कि समझदारी दिखाई
कुछ कमांडर्स ने, उनमें एक कमांडर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंसिडेंट यूँ है कि यूएसएसआर की जो सबमरीन है वो आराम से रोम कर रही थी। आराम से तो क्या मतलब, अटेंशन ये था कि कल को ना अगर यूएसए अटैक करता है क्यूबा पे तो उनको वहाँ से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर देना है और ला करके डाल देना है कहाँ पे, यूएसए पे। ये था टारगेट। अब उस सबमरीन में 3 कमांडर्स थे, ठीक है। उन तीनों की डिसीजन में अगर यस होती तो ही वो न्यूक्लियर वेपन था वो लॉन्च किया जा सकता था, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये क्यूबा में जो कुछ भी इंस्टॉलेशन किया गया था उस इंस्टॉलेशन को लेकर के एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ कि आप क्यूबा से, किसने, यूएसए ने बोल दिया यूएसएसआर को कि आपने जो कुछ भी अभी तक इन्वेस्ट किया है, जो कुछ भी आपने डेवलपमेंट किए हैं वो आप वहाँ से रिपील करोगे, हटाओगे। ओके, तो उस चीज़ को लेकर के जब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी तो कुछ साउंड, कुछ वाइब्रेशंस भी क्रिएट हुए। ऐसे में जो सबमरीन यहाँ पे रोम कर रही थी यूएसएसआर की अटलांटिक ओशन में, उन सबमरीन में बैठे हुए जो भी कमांडर्स थे उनके पास में एक ये इस तरीके का हुआ और वो कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट गया था उनका, सबसे बड़ी बात। तो ऐसे में उनको लगा कि कल को ना ये एकदम से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ लग रहा है कि वाकई में यूएस और क्यूबा पे अटैक कर दिया यूएस ने, तो हमें रिटेलिएट करना चाहिए। तो ऐसे में 2 बंदों ने तो बोल दिया कि बोला अटैक कर दो, और एक बंदे ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई और वजह हो जिसकी वजह से वाइब्रेशंस या फिर हमें कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे पास में है नहीं। तो हम कैसे अश्योर हो सकते हैं कि वाकई में ये जो कुछ भी हमें हलचल महसूस हो रही है वो किसी ना किसी अटैक की वजह से है। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया अटैक करना। फिर बाद में बाहर आकर के देखा तो सीरियसली उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था कि वो अटैक को अवॉइड कर दिया। अगर वहाँ पर वो सबमरीन से ये मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है, न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया जाता, तो उसके पता नहीं कितने और घातक परिणाम हो सकते थे, है ना। तो ऐसे में ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, ये क्या शो करता है, टेंशन्स की एक हाइप देखो आप, कि एक यहाँ पर छोटे कंट्री में यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहता है यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स। अब यूएसएसआर क्यों इंस्टिगेट हुआ यहाँ पे, क्यों यहाँ पर करने के लिए ये इंस्टॉलेशन करने पे आया, क्योंकि दूसरी तरफ आप टर्की को देखोगे ना, तो टर्की जो कि यूएसएसआर की विसिनिटी में लोकेटेड है, वहाँ पर यूएसए ने अपना मिसाइल बेस तैयार कर लिया था। तो यूएसए ने क्यों किया ये डेवलपमेंट, वो इसलिए किया कि कल को ना अगर अटैक हो जाए तो टर्की से वहीं की वहीं यूएसएसआर को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ था 1962 में, और इसी को बोला गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। फिर बाद में बातचीत होकर के मैटर सॉर्ट आउट हो गया कि चलो ठीक है, क्यूबा में मिसाइल बेस भी तैयार नहीं होगा, यूएस जो है वो क्यूबा पे कोई प्रेशर भी क्रिएट नहीं करेगा। इस तरीके का आउटकम कुछ निकलता है। तो ये एक छोटा सा नोट है जहां हमें पता पड़ता है कि वाकई में किस हद तक टेंशन्स क्रिएट हो रही थी क्यूबा में, ठीक है। इसी को बोला गया है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और साथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक प्रमोट करो। धीरे धीरे और अपन इम्प्रूव कर लेंगे। शायद ये पहले भी मैंने ट्राई किया था वैसे तो बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ाने का, और इम्प्रूव करेंगे अपन, ठीक है, टाइम के साथ में। बाकी स्क्रीन के ऊपर तो आपको पता है ही, अपन एक्सप्लेन पेज और ये डिस्कस करते रहते हैं, करंट अफेयर्स और बाकी कंटेंट भी हमारा कवर किया हुआ है। तो विद द टाइम सब कुछ ठीक होगा, इम्प्रूव होगा, बस आप प्रमोट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।